हो गया। अच्छा, लाइसोसोम्स क्या कर रहे थे हमने कल डिस्कस किया और ये बताया कि लाइसोसोम जो एंडोसाइटोसिस है उसमें भी मदद करते हैं या खुराक को हजम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये ऑटोलाइसिस में भी हेल्पफुल हैं, ऑटोफेजी में भी हेल्पफुल हैं। अब अगला सवाल ये है कि अगर लाइसोसोम नहीं हुए तो क्या हो? किसी इंसान के जिस्म के सेल्स में लाइसोसोम ना हो, मिसिंग हो गए, तो उससे स्टोरेज डिजीज हो गई। स्टोरेज डिजीज उस डिजीज को कहते हैं जिसमें खुराक या सेल के अंदर आने वाली चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाती। लाइसोसोम नहीं है ना, वो डाइजेस्ट कर रहे थे। तो अब क्या होगा, ये सेल है मसलन, इसमें लाइसोसोम नहीं है, खुराक आई, ये इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है। स्टोर होते होते ये खुराक एक साइड पर जमा हो जाएगी इस तरह, फिर सेल में ये यूं बढ़ जाएगा, सेल होते होते उस सेल की शेप यूं हो जाएगी। ये सारी स्टोर्ड फूड है और ऊपर एक्चुअल सेल है, ये सेल फिर काम नहीं कर सकता, गोबलेट सेल्स। और ऐसे सेल पूरे जिस्म में जमा हो जाएंगे तो वो इंसान फिर हिल भी नहीं सकता। तो ये है लाइसोसोम की एब्सेंस से स्टोरेज डिजीज होने का खतरा है। ठीक है जी, ये लाइसोसोम था। आज हम पढ़ेंगे परऑक्सीसोम्स। परऑक्सीसोम्स ये भी लाइसोसोम जैसे ही, बस साइज में छोटे हैं, इनके बनने का अंदाज भी वही है। लाइसोसोम कहाँ से बने थे? गोल्जी बॉडी से या गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बने थे। इनके अंदर भी एंजाइम है, लेकिन दे स्टोर 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स: peroxidases, catalases and glycosylases, या इसको कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्साइडेज। तो इनमें और लाइसोसोम में बुनियादी फर्क क्या हुआ? लाइसोसोम में तकरीबन 40 तरह के एंजाइम पाए जाते थे, इनके पास 3 तरह के एंजाइम, 3 बेटा: पेरोक्साइडेजेस, कैटालेजेस और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्साइडेजेस। ये 3 तरह के एंजाइम्स हैं और इनका एक खास पर्पस है। उनका तो पर्पस हमने बता दिया, वो खुराक को भी डाइजेस्ट कर रहे थे और ऑटोलाइसिस और ऑटोफेजी वगैरह करते थे। ये उसमें नहीं इन्वॉल्व, ये कुछ और करेंगे। सबसे पहले हम अपने रूटीन के उसमें आ जाएं, इनकी अकरेंस की बात करें तो ये कहाँ पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे। यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट्स और एनिमल्स। लोकेशन इनकी भी साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ये पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स। लेकिन एक खास बात यह है कि दीज आर स्मॉलर देन लाइसोसोम्स। लाइसोसोम से ये छोटे हुए, तो कुछ समझ में आता है ये छोटे क्यों हुए होंगे? हाँ, ये है 10 सेंस लड़ाओ कभी। इनमें सिर्फ 3 तरह के एंजाइम हैं, तो छोटी थैली होगी। 5 किलो चीनी लाएंगे तो बड़े थैले में रखना पड़ेगा ना, आधा किलो चीनी लाएंगे तो थैली छोटी चाहिए कि नहीं? तो इनके पास एंजाइम्स कम है, इसलिए ये साइज में बहुत छोटे हैं। जबकि उनके पास तो तकरीबन 40 एंजाइम थे, तो उनका काम भी बड़ा था, इसलिए वो बड़े थे। अच्छा, अब आते हैं इनके फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस की तरफ परऑक्सीसोम क्या करते हैं? फंक्शन सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप है। अगर कोई शख्स अल्कोहल पीता है, अल्कोहल क्या है? इथाइल अल्कोहल, जो शराब पी जाती है ना, उसमें CH3 C2H5OH, C2H5OH ये अल्कोहल है। अल्कोहल किसी ने पिया है, खुराक के साथ आई है, या अंदर किसी बाय प्रोडक्ट के तौर पर ये बनी है, तो ये टॉक्सिक होता है। इसको परऑक्साइडेज ब्रेक करता है। परऑक्साइडेज ब्रेक करने से ये अल्कोहल बन जाता है H2O2।
इसको कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड खुद भी जहरीला है, इसलिए कैटलेज, अगला एंजाइम कैटलेज इस पर एक्ट करता है, और जब इस पर एक्ट करेगा तो कैटलेज के एक्शन के बाद ये H2O और O में तब्दील हो जाता है। ऑक्सीजन अलग, वाटर अलग, तो ये उसका जहरीला असर खत्म हो। इसका मतलब ये हुआ कि पर ऑक्सीसोम का फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ये ज्यादातर लिवर में होता है। मैं दोबारा बता दूं, अल्कोहल किसी ने इनटेक किया है या बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनी है या किसी मेडिसिन के साथ आई है जिस्म में, वजह जो भी हो, अल्कोहल इज टॉक्सिक। उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए पर ऑक्सीसोम उसके साथ अटैच हो जाएंगे, एंजाइम उस पर रिलीज करेंगे। तो पहले पर ऑक्साइडेज अल्कोहल को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में तब्दील करेगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड खुद टॉक्सिक है, इसलिए कैटलेज इसको ब्रेक करके वाटर और ऑक्सीजन में बदल देगा। जब वाटर और ऑक्सीजन में ये बदल जाएगा तो जहरीला असर खत्म हो। समझ आ गया बेटा? लास्ट जी। अच्छा, इसके बाद है ग्लाइऑक्सिसोम। अच्छा, इसमें अभी तो एक और एंजाइम है ना, यही फंक्शन है इनका। इन प्लांट्स peroxisomes are involved in photorespiration. ये आपने मेरा ख्याल है फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, याद आया कि नहीं? अच्छा, फर्स्ट ईयर में मैं समझा, अभी मैं सेकंड ईयर में क्लास में। फर्स्ट ईयर के एक चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताता हूँ, सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि जब ये गर्मी अभी है ना, ऐसी शदीद गर्मी होती है तो पौधे अपने लीफ के स्टोमेटा को बंद करके फोटोसिंथेसिस को भी रोकते हैं, तो एक रिएक्शन खुद शुरू हो जाता है, उसको फोटो रिस्पिरेशन कहते हैं। इसका कोई फायदा नहीं प्लांट का, इसके कई स्टेप्स हैं। इनमें से एक स्टेप के दौरान एक सब्सटेंस बनता है जिसको ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड कहते हैं। ये ग्लाइकोलिक एसिड पेरोक्सिसोम के अंदर आता है। यहां आकर जो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्साइडेज था, ये एंजाइम इस ग्लाइकोलिक एसिड को ग्लाइसिन में तब्दील करता है। ग्लाइसिन क्या है? ये एक यूजफुल अमाइनो एसिड है, यानी एक फजूल चीज को काम की चीज में तब्दील किया गया। कहां पर? पेरोक्सिसोम्स में। मैं दोबारा बताता हूं, देखें। ये अभी हम कौन सा पढ़ रहे थे? पेरोक्सिसोम। मैंने कहा प्लांट्स में एनिमल के मुकाबले में एक काम इजाफी हो रहा है। कब होता है? अगर पौधे में फोटो रिस्पिरेशन हुई और फोटो रिस्पिरेशन के किसी स्टेप में ग्लाइकोलिक एसिड बन गया, तो इसको ग्लाइसिन में तब्दील करने के लिए ग्लाइकोलिक एसिड को पेरोक्सिसोम में लाया जाता है। वहां ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्साइडेज का नाम का एंजाइम मौजूद है। ये तीसरा एंजाइम था ना, इसकी मदद से ग्लाइकोलिक एसिड को ग्लाइसिन में तब्दील किया गया। और ग्लाइसिन एक यूजफुल अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आते हैं पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम, एक नुक्ता और याद आया, अभी याद आया, वो ये था, पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम दोनों को मिलाकर माइक्रो बॉडीज कहा जाता है। दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? माइक्रो बॉडीज। तो ये एमसीक्यूज के लिए पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज मीन बाय माइक्रो बॉडीज? तो आप क्या कहेंगे? पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज माइक्रो बॉडीज। यानी ये लाइसोसोम की दो अक़साम हैं जो छोटे हैं, दोनों को मिलाकर माइक्रो बॉडीज हैं। अच्छा, अब हम आते हैं, किसकी बारी है? ग्लाइऑक्सिसोम। ये नाम मिलते जुलते आ गए ना, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। पेरोक्सिसोम ये अलग है बिल्कुल। पेरोक्सिसोम सबसे पहले कहां पाया जाता है? ये हर जगह नहीं है।
लिपिड स्टोरिंग सीड्स। इसका मतलब ये है कि ये एनिमल में तो है ही नहीं, सिर्फ प्लांट में। जी अच्छा, ग्लायोक्सिसोम था। आई एम सॉरी आज पैरोक्सिसोम, ग्लायोक्सिसोम। अच्छा इधर देखिए, मैंने कहा कि ये एनिमल में तो है ही नहीं, सारे प्लांट्स में भी नहीं है। कुछ खास प्लांट्स हैं उनके भी सीड में पाए जाते हैं। अब पहले प्लांट के सीड पर एक नजर डालें। मैं आपके सामने 3 सीड के नाम लेता हूँ। खुबानी की गिरी, गंदम और चने की दाल। चने की दाल, चने की दाल भी सीड है लेकिन उसमें प्रोटीन है, प्रोटीन स्टोर्ड है। गंदम का भी एक सीड है, उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर है। खुबानी की गिरी भी एक सीड है, उसमें लिपिड स्टोर। तो ये कहाँ पाया जाएगा? लिपिड स्टोरिंग सीड। यानी जिन सीड के निचोड़ने से तेल निकलता है उनके सिर्फ बीजों के या सीड के सेल में पाया जाता है। तो ग्लायोक्सिसोम्स आर फाउंड in the cells of lipid storing seeds। तो फिर बादाम में भी होगा? बादाम में भी होगा। सर ये सिर्फ सीड पाया जाता है, मतलब कुछ तेल वाले फूल भी होते हैं जिससे तेल नहीं, उसमें नहीं होगा। उसकी वजह बताता हूँ सिर्फ सीड में क्यों है। तो हमने 3 बातें बताई इधर एक जुमले में। एक तो ये सेल में है, लेकिन कौन से सेल्स? वो सेल जो सीड में हो। कौन से सीड? जिसमें लिपिड स्टोर है। और ये क्या करता है? इसका एक्शन भी बहुत मुख्तसर है। मसलन आपने एक लिपिड स्टोरिंग सीड था, उसको जमीन के अंदर बोया, इसने अंदर बेशतर क्या स्टोर किया है? लिपिड स्टोर किया ना, तेल स्टोर किया। ये उस वक्त ये ग्लायोक्सिसोम का एंजाइम एक्टिव होगा, वो एंजाइम इन लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा। तो जो जर्मिनेटिंग सीड है उसके एम्ब्रियो इसको इस्तेमाल करेगा, और ये एम्ब्रियो जब बड़ा होकर बीज या प्लांट में मुंतकिल हो जाएगा या प्लांट में चेंज हो जाएगा, तब तक इस सीड के अंदर जो लिपिड्स थे वो भी खत्म हो जाएंगे और ग्लायोक्सिसोम भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लायोक्सिसोम थ्रू आउट लाइफ भी नहीं पाया जाता। ये सिर्फ जर्मिनेटिंग सीड में पाए जाते हैं, तब तक रहते हैं जब तक इस सीड के अंदर लिपिड्स मौजूद हो। लिपिड्स खत्म हुए, ग्लायोक्सिसोम भी खत्म हो गया। आसान हो गया मसला? नहीं, मस्टर्ड प्लांट में भी होगा। देखें, जिससे भी तेल निकलता है, तेल निकलने वाले मस्टर्ड है आपका, एप्रिकॉट है आपका, वॉलनट है, ऑलिव है, ये जितने भी तेल प्रोड्यूसिंग सीड्स हैं ना, उन सब के सीड में ये होगा। और कब तक रहेगा उधर? जब तक जर्मिनेशन होकर वो सीड के अंदर से लिपिड खत्म ना हो। तो इसका मतलब ये वक्ती तौर पर है, परमानेंट लाइफ टाइम नहीं है। ठीक हो गया बेटा जी? इसके साथ ही हमने जो कैटेगरी थी लाइसोसोम वाली कैटेगरी, इसकी 3 अक़साम का थोड़ा थोड़ा जिक्र किया। अब बारी है वैक्यूल। वैक्यूल नाम से क्या लग रहा है? जी, कोई खाली जगह है। वैक्यूम से वैक्यूल बना, खाली जगह है, यानी एक खाली थैली। ये भी एक तरह की वेसिकल है। वेसिकल कहा था ना, बस फर्क क्या है? ये बड़े हैं, वेसिकल छोटे। एक खास साइज से बड़े हो जाए तो उनको वैक्यूल कहते हैं, छोटे हो जाए तो वेसिकल कहते हैं। लेकिन वेसिकल्स के आमतौर पर काम डिफाइंड होते हैं, वैक्यूल के काम डिफाइंड होना जरूरी नहीं। एक ही वैक्यूल मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ काम कर सकता है। काम क्या करना है? इन्होंने स्टोरेज करना है। तो जो मशहूर वैक्यूल्स हैं उन प्लांट तक रहेंगे। लोग अकरेंस सबसे पहले प्लांट एंड एनिमल सेल, ये जानवरों और पौधों के सेल्स में पाया जाता है। लोकेशन साइटोप्लाज्म में है, ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। लेकिन एक फर्क है, प्लांट के सेल में सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, जबकि एनिमल्स के सेल में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं।
लेकिन ये इतने छोटे नहीं हैं कि हम इनको वेसिकल कहें, वेसिकल से बड़े हैं, इस प्लांट वाले वैक्यूल से छोटे हैं। यहाँ एक और नुक्ता है, ये शुरू से ऐसा नहीं है। मसलन प्लांट का एक सेल अभी नया नया बना है तो उसके अंदर कई छोटे छोटे वैक्यूल होंगे, ये बड़ा वैक्यूल होगा ही नहीं। प्लांट का ये सेल अपनी मेच्योरिटी हासिल करेगा, जब ये मुकम्मल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब उस वक्त ये छोटे छोटे वैक्यूल आपस में फ्यूज होकर एक बड़ा वैक्यूल बनेंगे जो फिर दरमियान में आएगा। और इसी वैक्यूल के दरमियान में आने की वजह से हमें मालूम है कि प्लांट का न्यूक्लियस भी साइड पे चला जाता है, जबकि एनिमल में ये परमानेंट रहता ही नहीं, इसलिए ये वैक्यूल छोटे ही रहते हैं। तो पहले देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर चाहे प्लांट वाला हो या एनिमल वाला हो। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स हैं, और इनके बनने का अंदाज भी वेसिकल जैसा ही है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बनते हैं, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से भी बनते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन से भी बनते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? देखिए सेल मेम्ब्रेन से कैसे बने, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गया, कट के अलग हो गया, फूड वैक्यूल का। इसी तरह ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इससे ये क्या हुआ, ये ट्रांजिशनल पार्ट आ गया था, यहाँ से ये कट के अलग हो गया, पिंच ऑफ होना कहते हैं। इसी तरह गोल्जी बॉडीज के अंदर प्रोटीन इनके अंदर स्टोर किए गए, तो वो प्रोटीन लेकर अलग हुई, तो आप उसको गोल्जी वेसिकल्स कहते थे। इस तरह ये बन सकते हैं, यानी वैक्यूल्स के बनने का ओरिजिन क्या है? सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स हैं, लेकिन ये खाली होती है शुरू में। अब इनके फंक्शंस की तरफ आते हैं। फंक्शंस सबसे पहले इन प्लांट सेल्स, पौधों के सेल में ये वैक्यूल जो मैच्योर सेल के अंदर एक ही वैक्यूल था, वो क्या काम करता है? सबसे पहला काम होगा स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ व्हाट? ये भी मुकर्रर नहीं है। क्या स्टोर करेंगे? मुकर्रर नहीं है, जरूरत के तहत और अपने सेल की लोकेशन के लिहाज से। कभी इनके अंदर फूड स्टोर की जाएगी, कभी इनके अंदर वाटर स्टोर किया जाएगा, कभी इवन इनके अंदर वेस्ट स्टोर किया जाएगा। वेस्ट स्टोर करके, जैसे लीफ है, लीफ के गिरने से कुछ अर्सा पहले इनके अंदर भर दिया जाता है वेस्ट, क्योंकि लीफ में गिरना है तो ये वेस्ट समेत जाएंगे। यानी आपने कचरा जमा करके थैलियों में पैक करके रखा है, हफ्ते में एक दिन घर से बाहर निकल रहे हैं, वो सारे एक साथ फेंक देंगे, लीफ ये सब। तो पौधों के सेल में जो बड़ा वैक्यूल है, इसका पहला काम क्या है? स्टोरेज। जरूरत के वक्त कभी खुराक स्टोर हो रही है, कभी पानी स्टोर हो रहा है, कभी वेस्ट स्टोर हो रहा है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी। पौधों में एक सलाहियत है जिसको हम कहते हैं टर्जिडिटी। ये वैक्यूल के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये भी एक झलक दिखाता हूँ आपको, खास तौर पर जो सपोर्टिंग सेल्स हैं उनमें। ये फर्ज करें पौधे का सेल है, सबसे बाहर तो सेल वॉल होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, और ये वैक्यूल है। इस वैक्यूल में पानी और सॉल्यूट दोनों अंदर आएंगे तो ये एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा। इन दोनों की कसरत की वजह से अंदर से एक प्रेशर जनरेट होगा जो साइड में इसको फैलाएगा। उस प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहते हैं। जब ये वैक्यूल फूल जाएगा टर्गर प्रेशर की वजह से, तो ये सेल मेम्ब्रेन को बाहर एक्सपेंड करेगा। सेल मेम्ब्रेन जाके सेल वॉल से लगेगी। सेल वॉल में जितनी गुंजाइश है, इतनी सेल वॉल बाहर की तरफ एक्सपेंड हो जाएगी, और सेल एक टाइट एंड कंडीशन में आएगा। इस कंडीशन को टर्जिडिटी कहते हैं। टर्जिडिटी से प्लांट को क्या फायदा मिलता है? सपोर्ट। खास तौर पर वो पौधे जिनमें लकड़ी ना हो, वो टोटली इस टर्जिडिटी पर डिपेंड करते हैं सपोर्ट के। तो पौधों के सेल्स में जो वैक्यूल था उसने स्टोरेज का भी काम किया और टर्जिडिटी के जरिए सपोर्ट का भी काम किया। ठीक हो गया। अब आते हैं एनिमल्स की बात। तो मतलब सर जितने भी क्रॉप्स होते हैं वो सब
जी जी जी, जितने भी क्रॉप्स हैं, इवन मकई तक, उसमें लकड़ी नहीं है ना, यस सर। काफी बड़ा पौधा होता है, लेकिन उसका सपोर्ट टर्जिडिटी से नहीं, ज़्यादा प्रेशर होने से वो फटता नहीं। सेल वॉल की वजह से नहीं फटता है। एनिमल में इसीलिए ये नहीं है, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं है ना, इसलिए एनिमल के सेल फट जाते हैं, प्लांट के सेल्स नहीं फटते, इसलिए वो सेल वॉल। जी, अभी ये वैक्यूल्स अभी हमने पढ़ा कि ये सेल मेम्ब्रेन से भी आ सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा है कि ये नॉन इलास्टिक होते हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब ये प्रेशर आएगा नहीं फट सकते। देखें, एक तो वैक्यूल अंदर है, इसके फटने की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म है, वो इसको सपोर्ट करेगा, फिर सेल मेम्ब्रेन सपोर्ट करेगी, और सेल वॉल सबसे बाहर है, उसके फटने का चांस है, लेकिन वो सख्त है इसलिए नहीं फटती, पहली बात। दूसरा, मैंने ऑप्शन बताया, ऑप्शन 3 थे, या ये गोल्गी बॉडी से बनते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, या सेल मेम्ब्रेन, जरूरी नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन से बने। यहाँ तो ये ज्यादातर गोल्गी वेसिकल से बनती है, जबकि एनिमल में सेल मेम्ब्रेन से भी बन सकते हैं। एनिमल में अभी बताता हूँ कैसे। मसलन एनिमल के अंदर ये वैक्यूल परमानेंट नहीं है इन मोस्ट केसेस। मसलन यहाँ पर खुराक का कोई टुकड़ा आ गया, सेल मेम्ब्रेन अंदर धंसी, और ये भी याद रखें, सेल मेम्ब्रेन बाद का खुराक नीचे है तो ये ऊपर रखेंगे तो नीचे से भी दब सकती है। मैं मिसाल बताता हूँ, हमें सेल मेम्ब्रेन को सॉलिड नहीं समझना चाहिए। दही में आपने एक बंटा डाल दिया, बंटा तो समझते ना, अब वो क्या होगा, दही में डूब जाएगा। अब बंटा बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, दही उसके गिर्द लिपटी भी होगी, तो सेल मेम्ब्रेन दही की तरह है। दही सेल मेम्ब्रेन और बंटे के ऊपर गिराए या बंटा दही पर गिराए, दोनों सूरतों में उसने अंदर जाना है, तो ये खुराक किस तरह अंदर आ रहा है, ठीक हो गया। इस तरह से ये अंदर आगे ये खुराक है, और अंदर आगे ये बिल्कुल अलग थलग हो गया। इस वक्त इसको क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल। जब तक इसके अंदर यूजफुल मटेरियल होगा, ये फूड वैक्यूल कहलाएगा। फिर आपको मालूम है इसमें लाइसोसोम अटैच हो जाएंगे, अटैच होने के बाद लाइसोसोम को क्या करता है, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम ने एंजाइम इसके अंदर पोर किए, और एंजाइम ने क्या किया, खुराक को डाइजेस्ट करना शुरू किया। डाइजेस्टेड फूड यहाँ से बाहर निकल गई, डिफ्यूज होकर साइटोप्लाज्म में। अब इस वैक्यूल के अंदर बचा है वेस्ट। इसी वैक्यूल को अब क्या कहेंगे, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो देखें, इन एनिमल्स द सेम वैक्यूल इज नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंटेंट। इसके अंदर जो कंटेंट था उसके हिसाब से नाम रखा गया। जब तक इसमें खुराक थी तो हमने फूड वैक्यूल कहा, जब उसमें वेस्ट अंदर आ गया तो उसी को कंट्रैक्टाइल। ये जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद ये सीधी हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, तो वेस्ट बाहर जाएगा। यही कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बहुत सारे प्रोटोजोन्स में पानी खारिज करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि प्रोटोजोन पानी में रहते हैं ना, अमीबा वगैरह जैसे पानी में रहते हैं, तो उनके जिस्म में जरूरत से ज्यादा पानी आता है। कई ऐसे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं जो मुस्तकिल पानी को इस तरह से बाहर फेंकते रहते हैं। जबकि प्लांट्स में एक छोटा सा नुकता और याद आ गया है, प्लांट का सेल जब डिवाइड हो रहा होता है तो बीच में छोटी छोटी वेसिकल्स आके जमा हो जाती हैं, फिर ये सारी वेसिकल्स आपस में फ्यूज होती हैं, तो इससे एक टफ स्ट्रक्चर बनती है ना। क्या नाम दिया था इसका, फ्रेगमोप्लास्ट। ये फ्रेगमोप्लास्ट भी प्लांट्स के छोटे छोटे वैक्यूल से बनते हैं, और यही फ्रेगमोप्लास्ट न सिर्फ इस प्लांट के सेल को डिवाइड होने में मदद देती है, बल्कि ये सेल डिवाइड हो जाए तो इससे साइड की वॉल सेल वॉल बनना शुरू हो जाए। समझ आ गया बेटा, काफी आज के लिए टाइम हुआ है।